मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो आज मार्केट अगर आप देखोगे तो सडनली मार्केट फॉल किया कर 11-12 बजे के आसपास। अब देखो रीजन मार्केट में बहुत आए थे, कोई लोग बोल रहे थे कि भाई कि इंडिया पे 500% का टैक्स लगाएगा वापस यूएस, जो पहले टैरिफ का नाटक चल रहा था ना यूएस का कि रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो टैरिफ लगाएगा फलाना ढीम करना, बस वो वापस नाटक स्टार्ट हो चुका है। हालांकि देखो ये न्यूज मॉर्निंग में ही आ चुकी थी 9 बजे के आसपास। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, मिड कैप लाइफ हाई को क्रॉस किया। मैंने मैसेज भी किया था कि भाई मिड कैप लाइफ हाई को क्रॉस किया, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। उसके बाद सडनली 11 बजे के आसपास मार्केट वापस तगड़ा फॉल किया और क्लोजिंग डे लो के आसपास आती हुई दिखाई दी। अब देखो रीजन ये भी हो सकता है कि भाई ट्रम्प ने टैरिफ की बात की है, हालांकि टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं किया है। ध्यान से सुना, ये टैरिफ सिर्फ प्रपोज किया है, इंप्लीमेंट नहीं किया है। और चांसेस ये भी दिखते हैं कि शायद ये टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं होगा। देखो लास्ट टाइम जब ट्रम्प ने टैरिफ लिया था ना हर कंट्रीज से, ध्यान से सुनना, हर कंट्रीज से जो टैरिफ लिया था ना, वो टैरिफ पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। यानी कि मान लो कि इंडियन कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है यूएस पे, या चाइना कंपनी जो यूएस पे एक्सपोर्ट करती है, तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लिया गया था 25%, 30% जो भी था, ठीक है, वो सब कुछ रिफंड कर दिया यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब इंडिया पे 500% की टैरिफ की बात करें कि भाई चाइना रशिया से ऑयल खरीदा, ठीक है, तो ये टेम्पररी न्यूज है, देखते हैं यहाँ पे कितनी सस्टेन होती है। बट देखो इंडिया भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस के अंदर। यूएस के अंदर दवाइयां बहुत सस्ती एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, अगर महंगी हो जाती तो यूएस को ही प्रॉब्लम होगा। तो ये जो नाटक है वो टेम्पररी नाटक है, ठीक है, पहले इसमें घबराना नहीं है। दूसरी, मार्केट को रिएक्ट करना था, मार्केट ने रिएक्ट किया। तीसरी बात, यहां पे एक और अपडेट आ रही है कि जो इंट्राडे में निफ्टी में जो स्पेकुलेशंस होते हैं ना, ट्रेड होते हैं ना एफ&ओ के अंदर, ठीक है, वो स्पेकुलेशंस वो और कम करना चाहती है। और जो पहले बेनिफिट निकाल दिया था आपको पता है एक्सपायरी का, ठीक है, स्प्रेड्स का, कैलेंडर स्प्रेड का, या मार्जिन आपको ज्यादा देने पड़ रहे थे हेजिंग के अंदर भी, ठीक है, वो वापस यहां पे इंट्रोड्यूस किया। यानी कि चांसेस ये है कि आपको जो पहले मार्जिन लग रहे थे, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, बटरफ्लाई, या जो भी आप कर रहे थे, वो मार्जिन जो पहले लग रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कि अगर आप हिच करते तो आपको पहले 2 लाख लगाने पड़ते थे, पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ता था, शायद ज्यादा देना पड़ता, अब यहां पे कम हो जाएंगे। तो जो 2016-17 या उससे पहले जो था ना मार्जिन वाला, वो वापस शायद थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये जो बहुत तगड़े प्रॉफिट्स कर रहे थे ना डेल्टा वाले, अगर याद हो तो, ठीक है, वो शायद थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट वापस करेगा सीबी, ठीक है। हालांकि इसके अलावा जो स्पेकुलेशन है वो थोड़ी कम करेगा, आर्बिट्रेज जो करते होंगे बड़े प्लेयर्स उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो आर्बिट्रेज का जो नियम आ रहा है ना कि चांसेस है कि आर्बिट्रेज में यहां पे मार्जिन ज्यादा लगेगा, इसकी वजह से निफ्टी गिरा, ठीक है। हालांकि प्योर क्लियर डेटा नहीं है, बट ये एक रीजन था, इसकी वजह से मार्केट गिरा। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे ले जाता हूं, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनेगा। देखो मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट आप देखोगे, मैंने आपको कल ही क्लियर बताया था कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट पूरा शॉर्ट कवरिंग करेगा। और ये जो फॉल था वो एक्सपायरी का फॉल था, कल ही मैंने आपको समझाया था, तो मेरी वीडियो सुनोगे तो काम आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉल था वो एक्सपायरी का फॉल था, इसकी वजह से मार्केट देखो ये जो आप देखोगे फॉलिंग ट्रेंड में था, उसके बाद जैसे ही गैप अप ओपन हुआ पूरा का पूरा रिकवर कर गया। 24,200 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने, और उसके बाद एम पैटर्न बना के शार्पली फॉल किया, ठीक है। अब शार्प फॉल के रीजन जैसे कि बताया, यूएस का भी हो सकता है, सीबी का भी हो सकता है, बट मार्केट बाद में यहां पे पॉज लेता हुआ दिखाई दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये क्लोजिंग नेगेटिव है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। देखो ये क्लोजिंग नेगेटिव नहीं बोल सकते, ये अभी भी निफ्टी साइडवेज रह रहा है। मार्केट में जो बाइंग आ रही है ना वो मिड कैप स्मॉल कैप में आ रही है, ठीक है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से थक रहे हैं, देखो यहां पे थोड़े से टायर्ड हो रहे हैं। जनरली ऐसा अगर होता है ना तो एक छोटा डिप आता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्रैश आएगा, बट जनरली छोटा डिप आता है, ठीक है, जो वापस एक बार सपोर्ट लेके वापस यहां पे मोमेंटम करता है। अब अगर मान लो डीप आया मिड कैप इंडेक्स के अंदर, ठीक है, तो लास्ट टाइम जो डीप आया था वो यहां पे देखो, यहां पे सपोर्ट लिया था, अब उसको ब्रेकआउट किया, तो छोटा डीप आके यानी कि 62,000 62,000 के आसपास हो सकता है, और बाद में वापस पूरा का पूरा मार्केट रिकवर करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि शायद मार्केट एक बार वापस सपोर्ट लेने आए और वापस मार्केट फिर उसके बाद मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। चलिए बाकी मैं आपको डेली वीडियोस में बताऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, जो सभी नेगेटिव न्यूज है उसको पचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ट्रंप, देखो ट्रंप बैक रशिया सैंक्शंस बिल पोजिंग 500% टैरिफ थ्रेट टू इंडिया। हालांकि देखो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ये डेटा प्रपोज हुआ है,
यूएस के अंदर ये डेटा प्रपोज हुआ है कि भाई यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह। अब देखो जनरली सभी लोग जानते हैं कि अगर भाई वार चलेगी, क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो ईरान से नहीं आएगा तो कहीं और से खरीदेंगे, रशिया से भाई अकेला इंडिया थोड़ी खरीद रहा है, हर कंट्री खरीदे। बट ट्रम्प तो है भाई, वो तो उसको तो सिर्फ उंगली करनी है, जिसका जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है उसी को उंगली करनी है, तो वो बंदा ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे देखो सेबी में ओवरऑल इक्विटी डेरिवेटिव सिस्टम लेस मार्जिन फॉर द डिफाइंड रिस्क इंसेंटिव्स फॉर 1 ईयर F&O कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखो इसका एग्जांपल मैंने यहां पे लेके रखा है, ध्यान से देखना, थोड़ा फोकस करना। ओके देखो अगर आप नेकेड सेलिंग करते हैं तो पहले जो मार्जिन लग रहा था कि भाई आपको 1 लाख देने पड़ेंगे या 1.5 लाख देने पड़ेंगे, ये सब एग्जांपल्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको जो मार्जिन देने पड़ेंगे वो अब शायद मार्जिन कम हो जाएगी, यानी कि अगर मान लो आप स्प्रेड करते हैं, ठीक है, कि आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक फॉल करेगा और आपने वो स्टॉक का पुट ले लिया और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, तो आपका जो हेज हो जाएगा ना, तो उसमें जो मार्जिन लग रहा था ना वो अब और थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आप माना जा सकता है कि 50% का मार्जिन रिड्यूस हो सकता है, और ये जो 50% का मार्जिन रिड्यूस होगा आप कहीं और पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये हेज जो आ रहा है ना, वो इन शॉर्ट में जो ट्रेडर्स है, एक्चुअल में ट्रेडर्स है जिसके पास कैपिटल मिड है, उनके लिए बहुत तगड़ा बेनिफिटेड है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल चीजें पॉजिटिव है। एक आर्बिट्रेज का न्यूज आया था जो यहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, बट माना जा रहा है कि जो आर्बिट्रेज होता है ना, ठीक है, जो रोल ओवर एक्सपायरी है, तो वहां पे शायद चार्जेस थोड़े बढ़ सकते हैं या मार्जिन थोड़ा बढ़ सकते हैं, चार्जेस नहीं बोल सकते, मार्जिन बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से मार्केट ने सडन रिएक्शन दिया निफ्टी के अंदर। ओके अब ध्यान से देखो निफ्टी में थोड़ा अगर आप ट्रेड करें ना तो स्ट्रेटजीज को फोकस करते जाओ। आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड या कोई भी स्ट्रेटजीज को फोकस करते जाओ, ठीक है। चैंडलियर स्टॉक हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, ये क्लियर कट बताता है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड वीक हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव था, जैसे यहाँ पे फॉल आया, देखो चैंडलियर स्टॉक ने क्लियर कट बता दिया ये तगड़ा फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल है। सो हमेशा याद रखो स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, ब्लाइंडली एक मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड मत करो, स्ट्रेटजी रखो कोई ना कोई, वो स्ट्रेटजी पे अगर वर्क करता है फिर ही आपको आगे फोकस करना है, ठीक है। ओके चलिए फटाफट बात करते हैं रिजल्ट सीजन में। देखो रिजल्ट्स कैसे हैं और क्या सस्टेन कर सकते हैं रिजल्ट्स। सबसे पहले ग्रो के रिजल्ट की बात करते हैं। 94% का प्रॉफिट आया, जो 94% का जंप आया है प्रॉफिट के अंदर, 735 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और रीजन बहुत सारे हैं, इनका म्यूचुअल फंड का भी बहुत अच्छा बिजनेस गया है, और इसके अलावा इनका जो एमटीएफ फैसिलिटी है वो भी काफी अच्छी वर्क कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आई है एमटीएफ फैसिलिटी के अंदर है, इसकी वजह से इनका जो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है बहुत तगड़ा ग्रोथ है, ठीक है। हालांकि सेल्स में देखो जंप नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे देखो सेल्स में कोई जंप नहीं है, बट इनके प्रॉफिट्स में जंप है। तो रीजन यही बोल सकते हैं कि जो मार्जिन था एमटीएफ फैसिलिटी थे वो काफी तगड़ा इनको बेनिफिट करता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया। तो ग्रो का चार्ट हम लोग अगर देखें, ग्रो का चार्ट क्या बता रहा है, तो ग्रो का चार्ट ये बता रहा है कि ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, देखो यहाँ पे 190 के ऊपर, उसके बाद इसने ब्रेकआउट फेल कर दिया, ठीक है। तो अब ये माना जा सकता है कि अगर ये 220 वापस ब्रेक करेगा तो एक वापस एक ब्रेकआउट सिग्नल दिखाई दे सकता है मंथली चार्ट के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए क्या होगा कि भाई हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल आपको दिखाई दे, क्लियर। सो कॉशियस रहना, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, बट जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि रिजल्ट का 7 दिन का हमेशा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो नए नए रूल्स आ रहे हैं ना वो भी नेगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। मान लो कि रिजल्ट अच्छे हैं बट ये जो नए रूल्स आए, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बड़े प्लेयर्स, क्योंकि देखो रिटेल तो डेफिनेटली फोकस करते हैं, बट बड़े प्लेयर्स का क्या, म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड्स हो गए या पीएफ फंड्स हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे, उनका क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, बात समझ पा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, बाकी चीजें पॉजिटिव हो रही इन शॉर्ट में। तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, ये जो सेबी कर रहा है ना, इसकी वजह से लिक्विडिटी डेफिनेटली बढ़ सकती है, तो फॉर मी इट्स पॉजिटिव साइन। बट जो हेज आर्बिट्रेज का था वो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके पतंजलि की बात करते हैं। पतंजलि स्टॉक आज 17% फॉल हुआ। रीजन बहुत सारे हैं, 2 रीजन बड़े, ध्यान से सुनना। रीजन एक ये है कि कोई बड़ा प्लेयर कंपनी के अंदर स्टेक सेल किया है, ठीक है। हो सकता है एलआईसी ने किया हो सकता है जीक्यूजी ने किया हो, बट यहां पे कोई कंफर्म नहीं आ रहा कि किसने किया है। अब वो डेटा बहुत जल्द बाहर पड़ेगा, ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि पतंजलि पे यहां पे रेड पड़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई इनकी रेट पड़ी, बट माना जा रहा है कि भाई इनकी बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं आया है। कंपनी ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हमारे कोई बिजनेस में अब इश्यूज नहीं है, हमारा बिजनेस जो है वो वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 रीजन की वजह से ये स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो रेट की वजह से।
अब देखो एक एक ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ही गिरे थे, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, वो ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल था पॉलीकैब का था, दूसरा कल्याण ज्वेलर्स का था, तीसरा आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जहां पे रेड पड़ी थी कि यह इंडस्ट्रीज भी था, और अभी रिसेंटली भी एक था यहाँ पे। तो वहां पे रेड पड़ी थी, स्टॉक सीधा लोअर सर्किट में चले गए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे को वापस रिकवर कर गए थे। ठीक है, बिकॉज कि भाई रेट पड़ी थी, इसकी वजह से माना जा रहा था कि भाई कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, फलाना हो गया, डिमकना हो गया, स्टॉक क्रैश हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक वापस नेक्स्ट डे को उतने रिकवर करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अगर आपको नाम है अगला कोई कंपनी तो मुझे कमेंट करके बताना। तो होता क्या कि अगर बिजनेस में कोई इश्यूज नहीं आते रेट की वजह से, तो वापस वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर सिर्फ इतना ही हुआ होता तो पॉजिटिव हम लोग बोल सकते थे कि कोई ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक चीज ये भी हुई है कि यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है। अब ब्लॉक डील में जीक्यूजी ने बेचा है या जेनम ने बेचा है वो पता नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि मान लो किसी ने भी बेचा हो, ज्यादा से ज्यादा वो स्टॉक 3 से लेकर 7% फॉल करेगा, उससे ज्यादा फॉल करने के चांसेस नहीं बनते। ठीक है, कोई भी अगर बंदा बेचता है तो आप ये समझ के चलो कि ये जो अभी फॉल आया वो ओवर रिएक्शन है पतंजलि के अंदर। ठीक है, अब इसका जो सपोर्ट बनता है पतंजलि का, यहां पे इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है 300 से लेके 200 का, बहुत तगड़ा इसका बेस बनता है यहां पे। ये जो दो लेवल्स है वो जनरली इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। अगर ये टूटते हैं तो पैनिक आएगा, जो चांसेस कम दिखते हैं क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस है, देखो स्टॉक बहुत ज्यादा थक रहा है ऊपर। अगर आप देखोगे इसने मोमेंटम बहुत अच्छी की थी, बट ये थक रहा है ऊपर। ठीक है, यहां पे देखोगे 2024 से लेके ये पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है, तो एक फॉलिंग पैटर्न तो बना ही रहा था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फॉल हुआ और न्यूज इंसर्ट कर दी ये लोग ने, बहुत हरामी लोग होते हैं लोग। ठीक है, बड़े प्लेयर्स, और स्टॉक सीधा क्रैश करवा दिया। ठीक है, बट ये टेम्पररी क्रैश था, उनको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो था वो फैक्टर इन अभी के लिए हो चुका है, तो ज्यादा आई थिंक पैनिक हर चीज में नहीं करना चाहिए। ओके, एथर एनर्जी आज भागा था डेफिनेटली। आज देखो मार्केट में स्टॉक बहुत कम भागे। मैं भी जो मार्केट में स्विंग ट्रेड करता हूं ना, मुझे आज कोई ज्यादा अच्छी मिले नहीं स्टॉक्स। ठीक है, तो ये मुझे क्लियर दिख रहा था कि आज मार्केट में कुछ चल तो रहा है, क्योंकि जब मार्केट टॉप पे था मुझे मिड कैप भले टॉप पे दिख रहा था, बट स्टॉक जो ट्रेंडिंग थे वो नहीं चल रहे थे। यानी कि मुझे गड़बड़ तो का एहसास हुआ कि भाई है कुछ गड़बड़ तो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो मैं प्रॉपर अंदाजा नहीं लगा पाया, बट जैसे ही फॉलो हुआ ना, आइडिया आ चुका था कि भाई हाँ ये गड़बड़ थी, जरूर डेफिनेटली थी। तो हमेशा याद रखो, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना, आप मान लो कोई भी स्विंग ट्रेडर हो ना, अगर आपको कोई अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड करते हुए नहीं दिखाई देते ना, बॉटम आउट भाग रहे हैं ना, अगर मान लो कोई भी बॉटम आउट स्टॉक है वो भाग रहा है, या रैंडमली कोई उछड़ कूद कर रहा है स्टॉक, इसकी वजह से मिड कैप हाई जा रहा है, पर जो ट्रेंडिंग पहले से थे वो नहीं चल रहे ना, यानी कि समझो कि कुछ गड़बड़ है। ये बात हमेशा याद रखना, आपके काम आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अंदाजा लगा लेता हूं। अगर आपको भी ये लग रहा था अंदाजा फॉल करने से पहले निफ्टी, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, एक पैटर्न्स दिख जाती है चार्ट्स पे, स्टॉक्स पे पैटर्न दिख जाती है कि कुछ गड़बड़ तो हो रही है। हालांकि वापस बोलना चाहूंगा, एक डिप ऐसा लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स में आएगा। यस, वापस बोलूंगा, एक डिप मिड कैप इंडेक्स में यहां से छोटा आएगा। अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स में हम लोग बोले तो यहाँ पे 200-300 पॉइंट का डिप, और मिड कैप इंडेक्स में 900 पॉइंट का एक शायद एक डिप आपको दिख सकता है यहां तक। ठीक है, उसका मैं रीजन आपको समझा चुका हूं। ओके, कुसुमगर आईपीओ आज बहुत अच्छा लिस्ट हुआ, 44% सर्किट मारी थी, लेकिन उसके बाद फॉल कर गया था। अब देखो बड़े प्लेयर्स तो आपको लेवल्स बता देते कि भाई सर्किट लगी, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट यहां पे देखो जो ब्रोकरेजेस हाउस होते हैं, फर्म्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई इतना लेवल का सपोर्ट रखना चाहिए। ठीक है, बट मैं आपको सिंपल बोलता हूं, देखो कोई भी आईपीओ अगर लिस्टिंग पे 44% का रिटर्न दे देता है और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती है, तो हमेशा केयरफुल लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा केयरफुल लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू ट्रेड करेगा। आप देखोगे ऑलरेडी 60 का पी पहुंच चुका है, 60 का पी पहुंच चुका है। सो केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्या पता ये स्टॉक क्रैश हो जाए, तो हमेशा याद रखो लिस्टिंग के बाद ओवर वैल्यूड हो जाए तो पैनिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल, टोटली केयरफुल लेना पड़ता है। जेएनके बैंक की बात करते हैं। जेएनके बैंक अब रिसेंटली क्रैश हुआ था 5-6%, आप सभी लोग जानते हैं। बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई थी, उसके बाद 19% भागा, फिर 6% क्रैश हुआ, 6% रिकवर करके आया। रीजन ये था कि वो अपना स्टेक को डिसइन्वेस्ट करने वाले हैं पीएनबी मेटलाइफ के अंदर, इनका स्टेक था पीएनबी के अंदर। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जेएनके बैंक क्या दिख रहा है चार्ट्स के अंदर। देखो ये अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो ये सब न्यूज इंसर्टेड है,
ठीक है, हमेशा याद रखो जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं ना उसमें न्यूज़ जानबूझ के इंसर्ट करते हैं, हर बार याद रखना। कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग हो ना, आप देखना स्टॉक डी हाई पे गया हो ना, आपको इवनिंग में 5 बजे न्यूज़ आ जाती है कि भाई ये स्टॉक में एक बेनिफिट मिला है, ऑर्डर मिला है, फलाना हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए इसका जो सपोर्ट है 140 का है, अगर इसने ब्रेक किया होगा तो ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज है, जो इसने मान लो कि अगर ये ब्रेक हुआ होगा तो 80 से लेके 140 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो ऊपर अगर 60 पॉइंट भी प्रोजेक्ट कर लो तो आप समझदार है कि भाई लेवल क्या दिख रहे हैं। बट ये याद रखिएगा कि अगर ये मान लो ब्रेक हो चुका होगा तो ऊपर बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि वर्टिकल एक महीने में मोमेंटम नहीं आती कभी भी एक महीने में मोमेंटम है ना तो उसमें हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दिख जाते हैं, ठीक है। कि मान लो कोई भी स्टॉक भागा हो वर्टिकल तो सपोर्ट के लिए थोड़ा फॉल आता है, 2 महीने साइडवेज रहता है, फिर भागता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमेशा याद रखना, ट्रेंडिंग स्टॉक्स अगर वर्टिकल गए हो ना तो ऊपर एक रेजिस्टेंस जनरली लेते हैं। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, हिंद रेक्टिफायर। देखो इसमें आज 20% की सर्किट लगी, मैंने क्रॉस चेक करने की कोशिश की, कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं। एक ही था कि मुकुल अग्रवाल ने इसके अंदर एंट्री की थी मार्च मंथ के अंदर, मार्च क्वार्टर वाला था उसके अंदर एंट्री की थी उस टाइम पे। तो आज देखो जनरली छोटी जो कंपनीज होती है ना उसमें सडनली मूव आ जाते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव आ जाते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई कंपनी बॉटम पे हो तो उसकी वजह से एक मोमेंटम आ जाती है, बस उसी टाइप का एक मोमेंटम आ जाती है। हिंद रेक्टिफायर के अंदर आप देखोगे मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बन रहा है, देखो मंथली चार्ट पे एक बहुत तगड़ा पैटर्न बन रहा है। हालांकि ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। सो केयरफुल हमेशा रहना पड़ता है, क्योंकि अगर लो वॉल्यूम वाले स्टॉक मंथली चार्ट पे मोमेंटम बनाते हैं तो ऊपर हमेशा एक रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है। चलिए, तो होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, थोड़ा 1-2 दिन के लिए केयरफुल रहिएगा, हो सके तो केयरफुल रहेगा। अगर कुछ भी ट्रेड वेड करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोटी सी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, और यस छोटा सा वॉलेटाइल दिख सकता है मार्केट, ठीक है। और फ्री टेलीग्राम नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और आपकी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में।